प्यारे बच्चों, आज अपन चर्चा करते हैं सेकंड ग्रेड में मैट्रिक्स और सारणिक में पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में बातचीत करेंगे। अब क्या है साहब, ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि एक मैट्रिक्स है जिसका क्रम है 3/3, उसका नाम है मैट्रिक्स ए, और सहखंडज मैट्रिक्स दे रखा है। इस मैट्रिक्स ए का सहखंडज मैट्रिक्स कौन है? पी। क्या है साहब कि जो P है वो वास्तव में क्या है? सहखंडज मैट्रिक्स है। और किसका है ये सहखंडज मैट्रिक्स? A का, ये दे रखा है। और मैट्रिक्स A का मान दे रखा है। मैट्रिक्स A का मान दे रखा है कितना? मैट्रिक्स A के संगत सारणिक का मान दे रखा है कितना? 4। तो अपने को अल्फा का मान ज्ञात करना है। अब यहां पर क्या एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है कि अगर आप किसी एडजॉइंट मैट्रिक्स यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स के संगत सारणिक का मान निकालते हैं, जैसे इसके सारणिक का मान निकालो, तो ये बराबर होगा किसके? जो A का मान होगा ना सारणिक का, उसकी घात लगा दो n-1 के। अब ये n क्या है? n है ये मैट्रिक्स किस क्रम का है। इस प्रश्न में n का मान कितना है बेटा? इस प्रश्न में n का मान है 3। ठीक है, तो यहां पर इस P मैट्रिक्स के संगत सारणिक का मान निकालता हूं। 1 अल्फा 3, 1 3 3 और साहब 2 4 4, ये आ गया बराबर। इस यहां पर इसका मान दे रखा है 4, ये रहा। और n का मान कितना है? 3 - 1, 4 की घात 2, कितना हो गया बेटा? 16, ये आ गया सर। अब इसको सरल कर लो आप। इसको सरल करने के लिए तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगा देते हैं। कैसे कि यहां पर आप क्या काम करें कि R1 - R2 कर दें। R1 चेंज R1 - R2, तो क्या होगा देखो आप, ये आ गया 0, ये आ गया अल्फा -3 और ये आ गया 0, 1 3 3। ठीक है, और साहब 2 4 4, ये हो गया। अब यहां पर इस R1 के संगत इसको सरल कर लेते हैं। कैसे सरल करेंगे? ये प्लस माइनस प्लस। हाँ भैया जरा देखें जरा ध्यान से, ये गायब, ये माइनस अल्फा -3। ठीक है, अब इसको छुपा दिया और इसको छुपा दिया, तो ये क्या आ गया? 4 और माइनस, है ना, इसको छुपा दिया इसको छुपा दिया, 4 - 6 और बराबर कितना दे रखा है? 16। यहां पर बचा -2, इससे गुणा हुआ तो क्या आ गया अपने पास में? 2 अल्फा और साहब माइनस के 6 बराबर 16। तो यहां से अगर अपन बात करें 2 अल्फा बराबर कितना हो गया? देखो आप, यह आ गया 22। अल्फा बराबर कितना आ गया बेटा? 11। तो अपना आंसर अल्फा का मान कितना आ रहा है? 11। ये रहा साहब, वेरी सिंपल सी बात। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं साहब। ये देखिए आप, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि इसका मान बताइए। अब इसका मान बताने के लिए अपन क्या काम करते हैं? तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगा लेते हैं। वो क्या है साहब? क्या आप ऐसा करो कि A का मान क्या रख दो? 1, और B का मान भी क्या रख दो आप? 1। ठीक है, A का मान 1 रख दिया, B का मान 1 रख दिया। A और B का मान 1 रखने से अपने को क्या प्राप्त होगा? देखो आप, 2 1 1 1 1 2 और यहाँ पर 1 2 1, ये आ गया। इसको आप सरल कर लो। सरल करने का मतलब ये देखो आप, प्लस माइनस प्लस, ये कर दिया, तो यहाँ आ गया 2। अब ये आ गया 1 - 4, फिर -1, इसको छुपाया इसको छुपाया, 1 - 2, 1 - 2, फिर आ गया अपने पास में प्लस का 1 और 2 - 1। ठीक है बेटा, अब देखो आप, ये आ गया -3, तो ये आ गया -6, ये -1 और ये प्लस का 1,
ये 2 में से 1 गया तो कितना बचा अपने पास में 1 और ये +1। यहाँ पर अपने को प्राप्त हो रहा है -4। अब a बराबर 1 और b बराबर 1 रखने पर इनमें से किसका मान -4 आ रहा है वो देखें आप। ये आ नहीं सकता क्योंकि 3 का गुणा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर प्लस का मान आएगा, केवल इसमें दिखाई दे रहा है अपने को। तो यहाँ रख के देख लेते हैं साहब। यहाँ पर होगा -1 +1 और ये घात 2, ये आ गया -4। ये रहा साहब इसका आंसर। ठीक है, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगा दो। और आगे देखते हैं। ये देखो आप, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि साहब a और b 3/2 क्रम के मैट्रिक्स हैं। यहाँ पर क्या हुआ अपने पास में, a जो है ये मैट्रिक्स जो है कितने का है, 3/2 का। तो अगर अपन बात करें a के ट्रांसपोज मैट्रिक्स की यानी कि परिवर्त मैट्रिक्स की, तो वो कितना होगा, 2/3 का। ऐसे ही अपन b की बात करें तो b मैट्रिक्स भी कितने का है बेटा, 3/2 का। तो b का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो कितना होगा, 2/3 का। ये आ गया। अब c मैट्रिक्स जो है वो दे रखा है अपने को 2/3 का। c जो है वो दे रखा है अपने को कितना, 2/3 का। तो c का जो ट्रांसपोज है वो कितने का होगा, 3/2 का। अब अपने को ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है परिभाषित नहीं है, मतलब कौन सी चीज गलत है। अब देखो आप, यहाँ पर है a का परिवर्त और c। a का परिवर्त का क्रम है 2/3 और c का भी 2/3, यानी कि इनको जोड़ा जा सकता है। यानी कि पहला वाला तो सही है साहब, ये परिभाषित है ना। फिर बात करिए अपन ने दूसरे वाले की, b और c। b का क्या है, 3/2 और c के परिवर्त का मान भी कितना है, 3/2। तो जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जोड़ने के सबसे पहला प्रतिबंध है कि दोनों का क्रम समान होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है, फिर बात करिए अपन ने a का परिवर्त और b। a का परिवर्त है 2/3 और b का मान है 3/2। देखो आप, b का कितना है, 3/2 और a का, यानी कि ये परिभाषित नहीं है। तो अपना आंसर क्या आ गया, ये। सीधी सी बात। अब ये भी देख लो कि कहीं ऐसा नहीं हो 2-2 आ रहे हो। तो यहाँ पर a का परिवर्त क्या है, 2/3, b का परिवर्त क्या है, 2/3, दोनों को जोड़ा जा सकता है। तो अपना आंसर क्या आ गया यहाँ पर, c। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि साहब x का मान बताइए। अगर अपन इसको तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 से करना चाहें तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। पहली चीज, किसका मान 0 आ रहा है, 0 तब आता है, ठीक है, जब 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों के अवयव समान हो या 0 हो। तो यह समान करने की सोचते हैं अपन। अगर मान लीजिए मैं यहाँ x की जगह पर 1 रख दूं, x की जगह पर कितना रखूं, 1, तो ये आ जाएगा 2 2 2। यहाँ पर x की जगह मैंने रखा कितना, 1, तो ये आ जाएगा 3 3 3, है ना। यहाँ पर x की जगह रखा तो ये आ जाएगा 5 5 5। सीधी सी बात है, 2 3 5 सबका मान आ गया। तो इसमें x का एक मान तो क्या होगा अपने पास में, 1 होगा साहब। ठीक, तो ये वाले 2 आंसर तो इससे खत्म हो गए। अब बात करते हैं अपन 9 और -9 में से कौन सा सही होगा। तो अगर अपन यहाँ पे प्लस के 9 रखते हैं तो 9 और 1 10। ठीक है, नहीं बैठ रहा साहब। यहाँ पर अपन क्या है, माइनस के 9 रख के देखते हैं साहब। माइनस के 9 रखने पर क्या होगा, देखो आप, इसमें माइनस का 9 रखा तो यह आया -8 3 5। यहाँ पर 2, यहाँ माइनस के 9 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो आप, -9 और +2, तो ये हो जाएगा अपने पास में -7 5। यहाँ पर आपने -9 रखा तो कितना आ जाएगा, -5। अब अगर मैं यहाँ पर C1 को चेंज कर दूं किसमें, C1 + C2 + C3 में, तो दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ क्या हो जाएगा, 0 0 0। अगर किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का मान, स्तंभ के प्रत्येक अवयव 0 होते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 0। यानी कि समीकरण को
ये वाला जो मान है ये संतुष्ट कर रहा है, ये जो मान दे रखा है ना अपने को, तो क्या है x बराबर 1 और -9 रखने पर ये समीकरण क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। तो आंसर क्या आ गया अपने पास में 1, -9। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए आप, ये कह रहा है कि यदि a बराबर दे रखा है अपने को और एक समीकरण दे रखी है, तो अपने को क्या काम करना है, k का मान बताना है। क्या है साहब, a की घात 2, a की घात 2 का मतलब हो गया अपने पास में 1 2 2 3, इसका गुणा हो रहा है किससे, 1 2 2 3 से, माइनस के a, तो ये आ गया 1 2 और 2 3, और साहब I2 का मतलब होता है द्वितीय क्रम का इकाई मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास में 1 0 0 1, ये हो गया अपने पास में 0। अब यहाँ गुणा कर लेते हैं साहब। ठीक है, तो ये क्या आएगा अपने पास में, रो बाई कॉलम मेथड अपनाते हैं। तो ये आ गया 1 और +4 यानी कि 5, ये आ गया 2 और 6 8, फिर यहाँ पर 2 और 6 8, फिर 2 4 और 9, 4 और 9 कितने हो गए, 13, ये आ गया माइनस, और ये के 2 के और 3 के। ठीक है, और माइनस 1 0 0 1 और बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास में 5 और -1 4 माइनस के, फिर यहाँ पर देखिए 8 में से 0 का कोई मतलब नहीं है, ये आ गया 8 -2 के, और यहाँ पर भी क्या है 8 -2 के, और ये आ गया अपने पास में 13 में से 1 गया 12, तो ये आ गया 12 -3 के, और ये 0 मैट्रिक्स है साहब, इसका मतलब 0 0 0 0। दो मैट्रिक्स बराबर तब होते हैं जब उसके संगत अवयव समान हो, किसी को भी रख दो, 4 माइनस के जो है ये बराबर 0, तो k बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 4। देखिए आप आंसर में है क्या k बराबर 4, ये रहा साहब आंसर। ठीक है, कितना सिंपल सवाल था। आगे चलते हैं। अब इस सवाल में देखिए आप, ये भी 2022 में पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण निकाय के अनिरर्थक हल हो। अब अनिरर्थक हल का मतलब यह है कि x के, y के, z के जो मान प्राप्त हो ना, उनका कोई अर्थ नहीं हो। ये कब प्राप्त होते हैं, जब d का मान जो है ये बराबर होता है किसके, 0 के। अब d क्या है साहब, d है यहाँ पर x, y और z के गुणांकों से जो सारणिक बनता है, उस सारणिक का मान अगर 0 के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में उस समीकरण निकाय के अनिरर्थक हल प्राप्त होते हैं। तो अपन ने क्या काम करा, अपने को तो k का मान निकालना है, तो अपन ने इस x, y, z के गुणांकों से एक सारणिक बनाई और उसका मान 0 के बराबर रख दिया। कैसे, देखो आप, ये 1 k और 3, यहाँ पर k 2 2 और साहब 2 3 4, ये आ गया बराबर रखा किसके, 0 के। अब इसको सरल करा, प्लस माइनस प्लस, ये आ गया 1, और ये हो गया 8 -6 माइनस के, ये आ गया अपने पास में 4 के -4, फिर आ गया प्लस के 3, और ये आ गया अपने पास में 3 के और -4 बराबर 0। अब देखो आप, ये आ गया 2 -4 के स्क्वायर और प्लस के 4 के प्लस 9 के और -12 बराबर 0। अब सरल करें तो ये आ गया 4 के स्क्वायर -13 के, ठीक है, और साहब +10 बराबर 0। इसके गुणनखंड देखें अपन, क्या आ जाएंगे, 8 और 5, तो ये आ गया 4 के स्क्वायर -8 के -5 के और +10 बराबर 0। यहाँ से अपने पास में 4 के कॉमन तो k -2, -5 कॉमन तो k -2 बराबर 0।
तो यहाँ से के एक तो 2 मान प्राप्त हो गया और एक 5/4। देखो आप कहीं दिखाई दे रहा हो, ये रहा साहब बी। इसका आंसर आ गया अपने पास में बी। बस ये याद रखना है कि अनिरर्थक हल कब होते हैं, जब एक्स समीकरण निकाय के अंदर एक्स वाई जेड के गुणांकों से बने सारणिक का मान 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब 2022 के बाद में कब हुआ था कब हुई थी परीक्षा? 2018 में। मतलब 2022 से पहले कब हुई थी परीक्षा? 2018 में। अब देखते हैं अपन इसमें क्या पूछा गया था। यहाँ है कि यदि a का मान दे रखा है तो अपने को a की घात 100 का मान बताना है। a का मान ये दे रखा है, a की घात 100 का मान बताना है। ध्यान रखना है, ये जो अपन बताएंगे ये आगे चल के काम आएगा। यहाँ पर a बराबर दे रखा है अपने को 1 1 1 1। ठीक है, फिर a की घात 2 की बात करी। a की घात 2 का मतलब क्या हो गया अपने पास में कि साहब 1 1 1 1 और इसका गुणा करना है 1 1 1 1 से। अगर रो बाई कॉलम मेथड अपनाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ये देखो आप 2 2 2 2, ये आ गया साहब, है ना। गुणा करेंगे अपन रो बाई कॉलम से तो 2 2 2 2। अब साहब a की घात 3 की बात करते हैं। a की घात 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर अपने पास में यह है 2 2 2 2 और इसका गुणा करेंगे किससे अपन 1 1 1 1 से। अब रो बाई कॉलम अपना रहे हैं, देखना जरा, तो ये आ गया अपने पास में 2 + 2, यहाँ पर 2 + 2 और 2 + 2 और 2 + 2 यानी कि 4। इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? 2 की घात 2 2 की घात 2 2 की घात 2 2 की घात। अब यहाँ पर अपने को क्या एक पैटर्न समझ में आता है साहब कि देखो आप यहाँ a की घात 1 है तो इसको अपन क्या कह सकते हैं कि साहब ये 2 की घात 0 2 की घात 0 2 की घात 0 2 की घात 0, एक में से एक माइनस करा। यहाँ पर है 2 तो इसका आ रहा है घात 1, तो यहाँ पर 2 है तो 2 - 1 1 1 1 घात 1 आ रही है। यहाँ 3 है तो कितनी घात आ रही है? 2, यानी कि 3 - 1। तो अपने को 100 निकालना है। तो जो अपने पास मान आएगा ना बेटा, वो ये आएगा कि साहब यहाँ पर ये आएगा कितना कि 2 की घात ये, है ना, 2 की घात ये और 2 की घात ये 99, एक कम कर दिया साहब। अब लेकिन अपने पास में तो ये मान जो दे रखा है ये ऐसे दे ही नहीं रखा, तो इसमें से अपन ने क्या काम करा, 2 की घात 99 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या बचेगा अपने पास में 1 1 1 1, ये आ गया। ये किसका मान है? a का, तो 2 की घात 99 और a। तो यहाँ पर देखिए अरे ये रहा, देखो आप आंसर सीधा सीधा सा। ठीक है, इसको अपन आगे चल के सूत्र के तरीके से इस्तेमाल करेंगे। याद रखना क्या होता है, एक घात कम होती जाती है जितनी बार गुणा करते जाओगे। मतलब अगर एक जैसी चीज होती है तो उससे क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो 2 है, 2 आ रहा है ना, इसकी एक घात कम होती जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो आप, इसका मान बताना है अपने को कि इसका मान क्या होगा। इसका मान वैसे ही दिखाई दे रहा है साहब, इसका मान क्या होगा देखते हैं जरा, आते हैं मैदान जंग में। ये है अपने पास में ABC, यहाँ पर अपन ने क्या काम करा, R1 चेंज R1 + R2 + R3, ये कर लिया। क्या बचा अपने पास में, ये आ गया अपने पास में 3A + B + C। यहाँ पर भी क्या आ गया 3A + B + C और यहाँ पर आ गया A + B + C। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप C + A और साहब B + C और B, ये आ गया A + B C + A और साहब C। यहाँ से अपने देखो सब में से क्या कॉमन आ रहा है, A + B + C, ये कॉमन आ गया। तो क्या बचा 3 3 1। यहाँ आ गया अपने पास में C + A B + C और B, यहाँ पर A + B और C + A और C, ये हो गया साहब। ठीक है,
अब क्या काम करें साहब, यहाँ कुछ दिख रहा होगा आपको, माइनस, इनको ये कम करें भाई बेटा, ये जो चीज़ है ना इसको कम करने की कोशिश करते हैं, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसमें से इसको घटाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिख देते हैं C1 चेंज C1 माइनस C2, C1 चेंज C1 माइनस C2। तो क्या मिलेगा अपने को, देखें यहाँ पर आ गया अपने पास में A प्लस बी प्लस C, ये ऊपर तो मिला 0, C प्लस A में से ये गए तो क्या बचेगा अपने पास में A माइनस बी, और A प्लस बी में से C प्लस A गए तो क्या बचा B माइनस C। यहाँ पर 3 और B प्लस C और C प्लस A, ये आ गया अपने पास में 1 B और C, ये हो गया सब, ठीक है। अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं कि इसमें 3 का गुणा करके इसमें से घटा दो, देखें क्या होता है। ये है अपने पास में C2 चेंज C2 माइनस 3C3, क्या होगा A प्लस बी प्लस C, और यहाँ पर आ जाएगा 0, ये A माइनस बी माइनस C, ये आ गया 0, इसमें 3 का गुणा कराया तो ये आ गया C माइनस 2B, और इसमें 3 का गुणा कराया तो ये आ गया A माइनस 2C और 1B और C। अब इसको सरल कर लो भैया, तो ये आ गया A प्लस बी प्लस C। अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर आएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस CA, ये आ गया सर, ठीक है। अब अपने को यहाँ पर देखना है कि यार ये तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो ये जो सूत्र होता है ना ये वाला, ये इसी का सूत्र है साहब, 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो ये अपन कह सकते हैं कि साहब A की घात 3 प्लस B की घात 3 प्लस C की घात 3 माइनस 3ABC, ये आ रहा है इसका आंसर D। वेरी सिंपल सी बात, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए आप, ये समीकरण निकाय के अनंत हल होने पर के मानों की संख्या बताओ। अनंत हल होने पर, अनंत हल तब होते हैं जब ये युगपत समीकरण है, ठीक है, x और y के गुणांकों के अनुपात जो है वो समान हो, यानी कि दोनों रेखाएं कैसी हो, समपाती हो, ठीक है। समपाती का मतलब एक के ऊपर एक रख दो, ओवरलैपिंग करती हो, तब अपने को अनंत हल प्राप्त होते हैं एक समीकरण निकाय के। इसमें ये होता है कि जो x और y के गुणांक हैं और जो c है ना, उनके अनुपात समान होते हैं। अगर ये अपन ये मान के चलें, ऐसे कर देते हैं A1x प्लस B1y बराबर C1, A2x प्लस B2y और C2, तो यहाँ पर A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2, ये होना चाहिए। तो इसके लिए अपने पास में क्या है बेटा, कि यहाँ देखो आप क्या हो रहा है, K प्लस 1 और बटे K बराबर, यहाँ से अपने पास में 8 और बटे में कितना है, K प्लस 3, फिर क्या है साहब, यहाँ है 4 और बटे में कितना है, 3K माइनस 1। अब आप किसी एक को सरल कर लो, पहले अपन इन दोनों को सरल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा अपने पास में, देखो आप, यहाँ आ गया अपने पास में 8 तिया 24K माइनस 8 बराबर 4K और प्लस 12, ठीक है। ये आ गया अपने पास में 20K और 8 को उधर ले गए तो 20, यहाँ से आ गया K बराबर 1, तो ये आ रहा है सब K बराबर 1, ठीक है। तो यहीं आ गया सीधे सीधे से। अब यहाँ पर देखो आप, K बराबर 1 इसको संतुष्ट करता है कि नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं हो कि ये 2 बराबर हो और ये नहीं हो रहे हो। तो यहाँ देखा अपन ने, तो ये आ गया 2 बटे 1 और 8 बटे 4, ये भी संतुष्ट कर रहा है।
इसका मतलब यहाँ पर k का मान कितना आएगा अपने पास में 1। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप, A और B 3/3 के वर्ग मैट्रिक्स हैं और इस प्रकार से हैं कि उन मैट्रिक्स के संगत सारणी का मान A का तो -1 है और B का 3 है। तो अपने को 3AB जो मैट्रिक्स बनते हैं उसके संगत सारणी का मान बताना है। क्या होगा इनमें से, देखें साहब। यहाँ पर जो A मैट्रिक्स है ये कितने क्रम का है बेटा, 3/3 क्रम का है। B मैट्रिक्स है वो भी कितने क्रम का है, 3/3 का। अगर अपन बात करें कि इन 3/3 क्रम के मैट्रिक्स से जो मैट्रिक्स गुणा होके बनेगा यानी कि AB बनेगा, है ना, वो कितने क्रम का होगा। मान लेते हैं C है वो है 3/3 क्रम का, वो भी 3/3 क्रम का होगा। अब अपने को क्या काम करना है कि इसके साथ में 3 का गुणा कर, मान लो प्रत्येक अवयव के साथ में 3 का गुणा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 3C इसकी बात करें तो अपने को जब इसका अपन ऐसे करके मान निकालेंगे तो इसका मान आएगा कि 3 × 3 × 3 और साहब सारणिक A और सारणिक B, ये आ गया साहब। ठीक है, C का जो मान आएगा वो इसके बराबर आएगा। अब यहाँ देखिए हम, ये कितना हो गया 27, ये कितना है -1 और इसका मान कितना है 3, तो ये बराबर आ गया अपने पास में -81। है क्या कहीं आंसर, ये रहा देखो आप -81। सिंपल सी बात है, 11वीं क्लास में दिखाई देता है ये इस प्रकार का प्रश्न। हाँ भाई, यहाँ पर अब देखते हैं अपन इसको, 2018 में आया हुआ प्रश्न है ये कि लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मिलान करके सही उत्तर दीजिए। अब लिस्ट 1 में दे रखा है कि साहब A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके साथ में यह है A की घात 2 बराबर 1 के, A की घात m बराबर 0 के, A की घात 2 बराबर इकाई मैट्रिक्स के और किसी एक परिवर्त मैट्रिक्स बराबर है उस मैट्रिक्स के। अब यहाँ पर ये तो भारी भारी नाम है, इनको देख के तो डर जाएगा बच्चा। अपन इनका हिंदी में मतलब लिख दें। ये जो मैट्रिक्स है ये है बेटा शून्य भावी। क्या है ये, शून्य भावी मैट्रिक्स। अब शून्य भावी मैट्रिक्स क्या होता है साहब कि आप इसकी कितनी भी घात करो, आप कितनी भी घात करोगे तो वो बराबर आता है किसके, 0 के। तो यानी कि A की घात m बराबर 0। इसकी बात करें तो ये है अपने पास में अंतर्वलनीय। क्या है इसका मतलब, अंतर्वलनीय। अंतर्वलनीय मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, अंतर्वलनीय का क्या मतलब है कि आप इसका वर्ग करो तो वो बराबर आएगा किसके, इकाई मैट्रिक्स के, यानी कि A की घात 2 जो है वो बराबर आएगा I के। फिर बात करें इसकी तो ये है अपने पास में सममित मैट्रिक्स। क्या है बेटा, सममित मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि इसका जो परिवर्त मैट्रिक्स होता है वो बराबर होता है उस मैट्रिक्स के। ये चौथे नंबर पर देखें तो ये है वर्ग सम मैट्रिक्स। क्या है ये, वर्ग सम मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि किसी मैट्रिक्स का अगर वर्ग करें तो वो उस मैट्रिक्स के बराबर ही रहता है। अब मिलान करते हैं साहब। यहाँ पर A की घात 2A ये बराबर है किससे, 4 से। ठीक है, अंतर्वलनीय A स्क्वायर I ये बराबर है किसके, 2 के। ठीक, फिर साहब ये वाला देखें B किसके साथ में है, 1 के। और ये बचा सिमेट्री मैट्रिक्स, ये आ गया साहब। इसका मतलब ये है कि पहला जो है A बराबर है किसके, 4 के। और साहब B जो है B बराबर है 1 के और B का को 1 के, हाँ ठीक है। और C बराबर है किसके, 2 के। और जो D है D बराबर है 3 के। अब देखो आप A बराबर 4 तो A बराबर 4 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। B बराबर 1, C बराबर 2, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, पजल टाइप था लेकिन इनकी हिंदी अपने को याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप, एक वर्ग मैट्रिक्स A इस प्रकार है कि उस मैट्रिक्स का उसके परिवर्त मैट्रिक्स से गुणा करें तो I आता है और परिवर्त मैट्रिक्स का उससे गुणा करें तब भी I आता है। तो अपने को
ए के संगत सारणी का मान बताना है। ठीक है, तो अपने को जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि साहब ए और ए का ट्रांसपोज करते हैं तो ये आता है अपने पास में आई मैट्रिक्स के बराबर। ठीक है, ठीक है साहब। अब अपने को ये तो पता है कि कोई मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स, आप उसका और उसके परिवर्त मैट्रिक्स का अगर सारणिक का मान निकालते हैं तो वो बराबर आता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स में उसके परिवर्त मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के संगत सारणी का मान निकालते हैं तो वो बराबर आता है। ये आ गया बराबर। अब यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि साहब दोनों तरफ का मान निकाला तो ये आ गया ए और ये। ठीक है, और ये क्या होता है आई, इसका निकालेंगे तो एक ही आएगा, सीधी सीधी सी बात। अब बात करें इन दोनों की तो ये दोनों बराबर हैं तो ये आ गया इसके बराबर। ठीक है, अब अपने को तो ए का मान निकालना है तो ये आ गया प्लस माइनस एक। देखिए आंसर आ रहा है क्या, ये आ गया साहब। कितना सिंपल सवाल था। ठीक है, अब ये देखिए इस सवाल में क्या दे रखा है कि ए बराबर दे रखा है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, यानी कि व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। सवाल बड़ा अजीब सा लग रहा है। इसके लिए अपन एक तरकीब लगाते हैं। तरकीब कैसे कि भैया इसका जो इन्वर्स आएगा वो मैट्रिक्स के रूप में आएगा, संख्यात्मक मान तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब ये दो तो आंसर नहीं हो सकते साहब। पहली चीज, दो को तो फेल कर दिया अपन। अब इन दोनों में से एक होगा तो आप क्या काम करो कि साहब ए की घात 2 का मान निकालो, देखें क्या आता है। तो यहाँ पर ए की घात 2 का मतलब ये हुआ कि 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0। इसका गुणा करना है अपने को किससे, इसी से, 0 0 1 और 0 1 0 और 1 0 0। ठीक है, अब जब गुणा करने पहुंचा तो क्या दिखाई दिया मेरे को कि रो बाई कॉलम मेथड अपनाता हूं तो यहाँ आया अपने पास में 0 + 0 + 1, यहाँ आया 0 + 0 + 0। यहाँ पर क्या आया अपने पास में, देखिए आप यहाँ पर भी वही 0 + 0 + 0। यहाँ पर आया 0 + 0 + 0, 0 + 0 + 1, 0 + 0 + 0 और 0 + 0 + 0, 0 + 0 + 0, 0 + 0 + 1। ये आ गया। लक्षण से देखने पर दिखाई दिया कि साहब ये तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ये तो आई है। आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स है, यानी कि ए की घात 2 जो है वो बराबर है किसके, आई के। तो ए की घात 2 को अपन ए की घात ए ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर है आई बटा ए के, यानी कि ए जो है बराबर है ए इनवर्स के। तो यहाँ पर आंसर आ गया अपने पास में बी। कितना सिंपल सवाल था। ठीक है बेटा, आगे देखिए आप यहाँ पर देखते हैं साहब, ये क्या है अपने पास में कि यदि समीकरण निकाय संगत हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब समीकरण निकाय संगत हैं, संगत हैं का मतलब कि एक्स वाई जेड का एक मान ऐसा है जो इन तीनों समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है साहब, तो अपने को क्या बताना है, के का मान बताना है। ठीक है, और ये क्या है अपने पास में, संगत हैं, इसलिए क्या होगा, इसके जो एक्स वाई जेड के गुणांकों से जो सारणिक बनता है उसका मान 0 के बराबर होगा। अब 0 के बराबर होगा, रख के देखते हैं, सरल करते हैं, जो के का मान आएगा बता देंगे साहब। तो यहाँ पर क्या है देखो आप, ये आ रहा है अपने पास में 2 3 5, 1 के 5, ठीक है, और के -12 -14, अरे बाप रे बाप, बराबर लाना है अपने को 0 के। इससे अपने को के का मान पता चल जाएगा। अब सरल कर लें भैया, सरल करने में देखो आप प्लस माइनस प्लस, ये आ गया, ये आ गया 2 और माइनस के 14 के, फिर प्लस 12 पंजे 60,
फिर -3, इसको छुपाया इसको छुपाया, -14 और -5 के +5, यह आ गया -12 और -k² और इसकी घात 2। अब इसको सरल करो तो यह आ गया -28 के +120 और ये कितना हो गया, 14 तिया 12 और 3 +15 के, ठीक है, और -12 पंजे 60 और -5 के, ये हो गया। ठीक है बेटा, अब जरा सरल करें इसको तो ये आ गया अपने पास में 5k² और प्लस यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में 15, 28, 13k, ठीक है, और साहब 120 और ये आ गए 162, है ना, तो ये आ गया -k102, ये हो गया सर। ठीक है, 5k की घात 2, 13k और -102। ठीक है बेटा, अब देखो आप इसके गुणनखंड करते हैं। अब इसके गुणनखंड करने पर अपने पास में क्या आएगा, 5k², ठीक है, और प्लस यहाँ पर अपन ले लेते हैं 30k -17k, 30 में, ठीक है, और -102 बराबर 0। यहाँ क्या मिलेगा अपने को, 5k कॉमन आ गया, क्या बचा, k +6, -17 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, k +6 बराबर 0। तो ये आ गया अपने पास में k बराबर -6 और 17/5। देखें है क्या मान भैया, ये -6 और 17/5, ये रहा सी आंसर इसका। सिंपल सी बात, आगे देखते हैं। ये देखो आप, अपने से कहा जा रहा है कि इस समीकरण निकाय को संतुष्ट करने वाले x के मान बताओ साहब। तो सरल करते हैं साहब। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर क्या काम करते हैं कि साहब C1 चेंज, C1 + C2 + C3, ये करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा अपने पास में x + 3, x + 3 और x + 3, फिर 1 1 + 1 1 1 1 और 1 + x बराबर 0। x + 3 आ गया कॉमन, है ना, तो यहाँ क्या बचा अपने पास में 1 1 1 1 1 + x और 1 1 1 और 1 + x बराबर 0। अब यहाँ पर C1 चेंज, C1 - C3, तो क्या होगा देखो आप, x + 3 तो बाहर है ही, अब ये हो जाएगा अपने पास में 0 और 0 और इसको इधर लाए तो ये क्या हो गया, -kx, यहाँ पर 1 1 + x और 1 1 1 और बराबर 0। अब सरल करो इससे, तो यहाँ आ गया अपने पास में x + 3, ठीक है, इसको छुपा दिया इसको छुपा दिया, तो यहाँ पर यह है -x और साहब 1 -1 -x बराबर 0। तो ये आ गया x की घात 2 x + 3 बराबर 0। तो x के मान आए 0 0 और -3, है क्या देखना कहीं, ये रहा साहब आंसर इसका, 0,0 और -3, मतलब 3 मूल आए अपने पास में, कौन कौन से, 0 0 और -3। सिंपल था। हाँ, यहाँ देखिए आप कि यदि मैट्रिक्स A n क्रम की एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, यानी कि जिसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, तो उसके लिए एडजॉइंट A मैट्रिक्स का दोबारा से एडजॉइंट निकाला जाए तो वो किसके बराबर होगा। तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है, इसमें अपने को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट सूत्र है ये याद रखने वाली बात है कि डायरेक्ट सूत्र क्या है
कि डिटर्मिनेंट ए यानी कि सारणिक ए की घात n-2 गुणा मैट्रिक्स ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए आप, ये है अपने पास में कि समीकरण के द्वितीय चतुर्थांश में वास्तविक हलों की संख्या ज्ञात करो। क्या करना है अपने को, इसमें द्वितीय चतुर्थांश में वास्तविक हल ज्ञात करना है साहब कि कौन कौन से वास्तविक हलों की संख्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। तो देखते हैं साहब, यहां पर अपन क्या काम करें कि सबसे पहले R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 ये करा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, देखो आप, यहाँ मिलेगा साइन x प्लस 2 कॉस x, फिर साइन x प्लस 2 कॉस x और साइन x और प्लस 2 कॉस x, ये मिला साहब। कॉस x, साइन x, कॉस x और कॉस x, कॉस x और भैया यहाँ पर साइन x। ठीक है, बराबर 0। ये अपने पास में साइन x प्लस 2 कॉस x, ये आ गया 1 1 1 और ये हो गया कॉस x, साइन x, कॉस x, कॉस x, कॉस x और साइन x बराबर 0। ठीक है, और सरल करते हैं। और सरल कैसे होगा साहब कि C1 चेंज C1 माइनस C2 और C2 चेंज C2 माइनस C3। भैया ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाना है अपने को, है ना। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में साइन x प्लस 2 कॉस x और साहब ये देखो आप, ये 0। यहाँ पर आ गया अपने पास में कॉस x माइनस साइन x और साहब ये आ गया अपने पास में 0, है ना। इसमें से इसको घटाया ये। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या आ रहा है अपने पास में 0। ये आ गया अपने पास में साइन x माइनस कॉस x और यहाँ पर आ गया कॉस x और माइनस साइन x और यहाँ पर 1 कॉस x और साइन x, ये आ गया बराबर 0। अगर इसको सरल करें अपन तो यहाँ पर आ रहा है साइन x प्लस 2 कॉस x और साहब कॉस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर बराबर 0, ये आ रहा है साहब। मतलब अपने को ये प्राप्त हुआ कि साइन x प्लस 2 कॉस x ये बराबर 0 और एक हुआ कि साइन x माइनस कॉस x, है ना, इसका होल स्क्वायर कह दो तो भी कोई बात नहीं, बराबर 0। तो इससे तो अपने को प्राप्त हुआ tan x बराबर 1, है ना। तो यहाँ पर 1 जो है ये कहाँ मिलेगा अपने को, प्लस का 1 या तो पहले चतुर्थांश में या तीसरे में। लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है कि भैया x का मान जो है या हल जो है वो कहाँ होना चाहिए, द्वितीय चतुर्थांश में। तो ये तो हो नहीं सकता साहब। अब यहाँ देखें साहब, यहाँ पर tan x बराबर आ रहा है -2। अब -2 द्वितीय चतुर्थांश में tan जो है वो कैसा होता है, माइनस का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक हल होगा ही होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, पूछा जा रहा है वास्तविक हलों की संख्या बताओ। तो संख्या कितनी होगी, 1। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखिए आप, बड़ा ही मज़ेदार सवाल है, लेंदी सवाल है। इसमें आपके सारणिक भी काम आ रहा है, सारणी भी काम आ रही है, समाकलन भी काम आएगा, फलन भी काम, सब काम आ रहे हैं, सब मिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर पहले एक नियम देखते हैं अपन। क्या नियम है साहब कि a अगर ये है x x x x तो a की घात 2 जो है वो बराबर होगा x x x x और इसका गुणा करें x x x x, ये आ गया। तो यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा बेटा, देखो आप,
ये रो बाई कॉलम करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2x की घात 2, 2x की घात 2 और 2x की घात 2, 2x की घात 2। ठीक है। फिर साहब a की घात 3 की बात करते हैं। a की घात 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास में 2x की घात 2, 2x की घात 2, 2x की घात 2, 2x की घात 2 और इसका गुणा करेंगे अपन x x x x इससे। तो यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त होगा बेटा, यहाँ प्राप्त होगा अपने को 2 की घात 2, है ना, और साहब x की घात 3, 2 की घात 2 x की घात 3, 2 की घात 2 x की घात 3, 2 की घात 2 x की घात 3। अगर इसी उस पे चलें तो a की घात 4 जो है ये बराबर होगा 2 की घात 3 x की घात 4, 2 की घात 3 x की घात 4, 2 की घात 3 x की घात 4, 2 की घात 3 x की घात 4। अब बात आती है कि साहब यहाँ पर है a की घात n के, तो a की घात n जो है, ठीक है, a की घात n जो है ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा अपने पास में, यहाँ देखो आप, यहाँ 4 है तो 1 कम, यहाँ 3 है तो 1 कम, यहाँ 2 है तो 1 कम, तो यहाँ पर आएगा 2 की घात n माइनस 1 x की घात n, 2 की घात n माइनस 1 x की घात n और 2 की घात n माइनस 1। यही है ना बेटा, बात समझ में आई नहीं आई साहब? ये आ गया x की घात n, ये हो गया। अब ये मान है किसका, a की घात n का। अगर मैं इस 2 का गुणा इधर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा साहब, 2 गुणा a की घात n। ठीक है, अब इसमें 2 का गुणा होगा तो ये सब क्या हो जाएगा, 2 की घात n x की घात n, 2 की घात n x की घात n, 2 की घात n x की घात n और 2 की घात n x की घात n। आई बात समझ? भाई 2 का गुणा इसमें कर दिया तो a की घात n जब ये है तो 2 इंटू a की घात n ये आ गया। अब देखो आप यहाँ पर 2 और गुणा हो रहा है a की पावर n। अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ कि 2 गुणा a की पावर n और बटे में फैक्टोरियल n, तो इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, इसका मान हो जाएगा, देखो आप, 2 की पावर n x की पावर n बटे में फैक्टोरियल n और 2 की पावर n x की पावर n बटे में फैक्टोरियल n और 2 की पावर n x की पावर n बटे में फैक्टोरियल n, 2 की पावर n x की पावर n बटे में फैक्टोरियल n। आई बात समझ में? अब अपने को निकालना है इसका सिग्मा। तो यहाँ अगर मैं सिग्मा लगाऊंगा तो सब में क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा लग जाएगा। अब इस सिग्मा की बात करें तो ये सिग्मा क्या है वास्तव में कि 2x और साहब इसकी घात n बटे फैक्टोरियल n। यहाँ पर n का मान 1 से रखना पड़ेगा क्योंकि पद वाली बात है। तो जब x का मान 1 से रखोगे तो ये आएगा अपने पास 2x और बटे ये आएगा 2x की घात 2 और बटे फैक्टोरियल 2 और 2x की घात 3 और बटे फैक्टोरियल 3 डैश 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 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा अपने पास में, जहाँ तक आपको भेजना है अनंत तक वो भेज दो। इसका मान जो है ये क्या आएगा बेटा, e की घात 2x और माइनस 1 के बराबर है। ये किसका मान है, e की घात 2x माइनस 1 के बराबर। तो ये सारे मान जो हैं ये देखो आप, अब यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि साहब ये e की घात 2x माइनस 1, e की घात 2x माइनस 1, e की घात 2x माइनस 1 और e की घात 2x माइनस 1 ये बराबर है किसके, इसके फंक्शन ऑफ x माइनस 2 gx और gx और फंक्शन ऑफ x माइनस 2 के। यह आ गया बेटा। अब ये बराबर है इसके, तो देखिए आप क्या होगा कि भाई फंक्शन ऑफ x माइनस 2 बराबर है e की घात
2x माइनस 1 के। तो फंक्शन ऑफ x बराबर किसके आ जाएगा, e की घात 2x, और इसको इधर लाओ देखो आप, तो ये आ जाएगा प्लस 1 के। आ गया ना। और यहां पर तुलना करने पर क्या रहा है, gx ये बराबर है e की घात 2x माइनस 1 के। अब यहां ध्यान से देखिए, इसकी तुलना इससे करिए और इसकी तुलना इससे करिए। लेकिन अपने से प्रश्न पूछा जा रहा है gx बटे fx और इसका समाकलन gx बटे fx। तो देखो आप यहां पर अपने पास में समाकलन gx और बटे में fx, इसका समाकलन कर रहे हैं अपन x के सापेक्ष। तो यहां देखिए आप gx का मान कितना है, e की घात 2x माइनस 1 और e की घात 2x प्लस 1 और dx। अब इसका समाकलन आपको याद होना चाहिए, 12वीं क्लास में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। इसमें e की घात x का भाग लगाते हैं, तो ये आ गया e की घात x माइनस e की घात माइनस x और e की घात x प्लस e की घात माइनस x dx। अब प्रतिस्थापन करते हैं तो इसको मान लेते हैं अपन t और इसका अवकलन या विद्यमान है, तो इसका आंसर आएगा अपने पास में log और e की घात x प्लस e की घात माइनस x और प्लस c, ये आएगा साहब। देखिए ये आंसर है कि नहीं है, यहाँ पर log ये पहला ही आंसर है साहब, ये आ गया इसका आंसर। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2015 में आया हुआ सवाल है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। यहाँ देखो आप, यहाँ पर क्या है कि ABC त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं, ABC क्रम से उन भुजाओं के सम्मुख कोण है, तो इसका मान बताना है साहब। अब ये सवाल ही बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो अपन क्या काम करते हैं, यहाँ तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगा देते हैं। वो कैसे कि अपन ऐसा मानते हैं कि साहब एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये A है जो 90 डिग्री के बराबर है, और ये B है और ये C है। इनकी भुजा मान ली 1 1, तो ये आ जाएगी अपने पास √2 के, और ये कोण तो अपने पास 45 डिग्री के हो ही जाएंगे। अब इनसे मान रखे देखते हैं अपन इसमें। तो यहाँ पर इसमें देखो आप 1 की घात √2 है, ये A का मान है, ठीक है, ये C का मान है और ये B का मान। ठीक है बेटा, अब A की घात 2 यानी कि 2, यहाँ पर मान रखा अपन ने, B का मान कितना है 1 और साइन A, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान हो गया अपने पास में 1, तो ये आ गया 1। यहाँ पर C का मान कितना है 1 और साइन 90 का मान कितना, ये यहाँ पर देखिए 1। ठीक है, अब 1 यहाँ 1 है ही, यहाँ पर B माइनस C, कोण B माइनस C 0 cos 0 1, और फिर बात करी यहाँ पर क्या आ गया अपने पास में C और साइन है 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। अब ये देखो आप इन दोनों स्तंभों के अवयव कैसे हैं, समान, तो इसका मान क्या आएगा 0, तो ये आंसर आ गया इसका 0। तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगा के इसको सरल कर दिया अपन ने। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए युगपत समीकरण के हलों की संख्या बतानी है। अब हलों की संख्या बतानी है तो देखो आप यहाँ पर, अगर मैं ये देख रहा हूँ कि A1 अपॉन A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की बात करते हैं, तो ये आ रहा है अपने पास में 3 बटे 6 माइनस 1 बटे माइनस 2 और 5 बटे 10, सबका मान क्या आ रहा है 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2, यानी कि ये जो युगपत समीकरण है ये कैसी है, समपाती, एक के ऊपर एक। तो ऐसी स्थिति में समीकरण के हलों की संख्या कैसी हो जाती है, अनंत हो जाती है। अब यहाँ पर देखो आप इनफाइनाइट, ये रहा सा अनंत हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो आप यहाँ पर कह रहा है कि साहब A x की घात 3 B x की घात यहाँ पर 2 होगा, ये है ना, और C x प्लस D, इसमें D का मान बताओ। तो D का मान बताना है तो इन बाकी सबको 0 कर दो। अब बाकी 0 करने का तरीका क्या होता है
कि भैया x बराबर क्या रखो 0, तो x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, d बराबर ये आ जाएगा अपने पास में 1 और साहब 0 0, यहाँ पर देखिए आप 3 और 1 और 0, यहाँ पर 2 4 है ना, और -1, ये हो गया साहब। ठीक है, अब अपने को इसको सरल करना है, तो इसको सरल करने के लिए अपने पास में d बराबर, इससे सरल कर लिया देखो आप, तो ये आया अपने पास में -1 और साहब कुछ नहीं, -1 आंसर आ रहा है साहब इसका, d का मान आ गया अपने पास में -1, ज़्यादा कठिन नहीं था। यहाँ देखो आप, इसमें अपने को सारणिक का मान बताना है, सीधी सिंपल सी बात है कि आप क्या काम करें यहाँ पर, हाँ भैया क्या करते हैं अपन, C3 चेंज C2 + C3, यहाँ आएगा अपने पास 1 1 1 A B C, और ये हो जाएगा A + B + C, A + B + C और A + B + C। अब इसमें से A + B + C कॉमन ले लिया C3 में से, तो क्या दिखाई दिया अपने को, 1 1 1 A B C और 1 1 1। अब ये दोनों समान हैं, इसलिए इस सारणी का मान क्या होगा, 0, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में 0। ठीक है, और देखते हैं, यहाँ देखिए आप, इसमें कहा जा रहा है कि इस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, के किस मान के लिए इस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल तब होते हैं जब इस सारणी के मतलब जो समीकरण निकाय दे रखा है, x y z के जो गुणांक हैं उनके संगत सारणी का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर होता है तो अनंत हल आते हैं, और अगर 0 के बराबर नहीं होता है तो अद्वितीय हल आते हैं। तो अपन क्या काम करते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं जैसे 1 1 1, ठीक है, फिर 2 1 -1 और 3 2 और k, ये जो है बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। अब इसको सरल कर लो, सरल करने पर क्या होगा देखो आप, हाँ भाई ये कर देते हैं प्लस माइनस प्लस, तो ये आ गया 1 k + 2 -1, ठीक है, 2 k है ना, 2 k और +3, फिर +1, ये आ गया 4 -3, ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। तो ये आ गया k + 2 -2k -3 और +1 नहीं होना चाहिए 0 के बराबर, ये आ गया अपने पास में -k। ठीक है, और ये हो गया कितना, 1 3 3 0, यानी कि k जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ये आ गया साहब इसका आंसर कि k का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर k का मान 0 है तो इसके अद्वितीय हल नहीं होंगे, तो k का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।